सुना दो, हमें भी ट्यून सुना दो। चलो क्लास स्टार्ट करें। वैसे क्लास स्टार्ट कर दे। उमा, यस सर कर दें। मरवा सब रेडी है? जी सर कर दें। चलें चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। कल हमने जनाब जी कंपनी लॉ का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा है। चीज़ों को देखते हैं। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर ली थी इनिशियल में, अपनी स्टडी स्ट्रेटजी वगैरह सारा कुछ, बुक कन्वर्जन। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो इसमें हम जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे जो स्टडी टेक्स्ट है उसको ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये कहीं से इसमें ये चीज़ नहीं है कि सिलेबस कहीं पे रह गया हो, या ये है कि मैंने खुद कहीं से बाहर से मटेरियल इसमें ऐड किया हो। नहीं, ये उसी की ही लाइनें हैं, उसको हमने कन्वर्ट करके इसमें एक नोट्स की फॉर्म में ले आए हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें से निकाल दी हैं। ठीक है, कल को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या कुछ पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन होता है, इसके अपने राइट्स लायबिलिटीज होते हैं, और ये डायरेक्टर्स या मेंबर्स इसको मैनेज कर रहे होते हैं, और ये अपने इसके अंदर कोई भी लीगल पर्सन शेयर खरीद सकता है। लीगल पर्सन कौन कौन हो सकता है? एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ा। क्या था कि भाई कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है, ये अपने कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकती है अपने नाम से। उसके बाद ये खुद ही डेट ले सकती है और अपने डेट के लिए जिम्मेदार होगी। अगर किसी डेटर ने इसके पैसे देने हैं तो वो कंपनी को लायबल होगा, ऑनर को नहीं होगा। कंपनी अपने नाम पे एसेट रख सकती है, और कंपनी पर्सनली लायबल होगी अपने इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए, और किसी भी किस्म की वायलेशन करेगी तो कंपनी को पकड़ा जाएगा, शेयर होल्डर को नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये हमने एक लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। इसे जहन में पक्का करके रख लें। आगे जाके ये जगह, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ा था। ये आगे जाके काफी जगहों पे हमें कंफ्यूज कर देता है दो तीन चीजों के दरमियान। लिमिटेड लाइबिलिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ा कि भैया ये जो है ऑनर्स के ऊपर अप्लाई होती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के केस में ऑनर जितना एक इन्वेस्टमेंट इसमें कर देते हैं, शुरू में शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसी हद तक इन केस के कंपनी का लॉस होता है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, या कंपनी यह है अपने डेट पे नहीं कर सकती, भाग जाती है, तो जो शेयर होल्डर की शेयर की अमाउंट है वही लूज होगी, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए नहीं पकड़ा जा सकता। सिंपल हम एग्जांपल देते हैं कि एक कंपनी के 4 लाख के करीब डेट पड़े थे, मतलब उसने कर्जा लिया होता 4 लाख का। कंपनी का कारोबार ठप हो गया, दिवालिया हो गया भाई साहब। कोई कॉलेज था, लॉकडाउन लगा और उसकी क्लासेस खत्म हो गई, तो उसने 7-8 लाख कर्जा लेके क्लासेस वगैरह खड़ी की हुई थी कि मेरे पास स्टूडेंट आएंगे, तो वो बेचारा आप बैठ रहा है, क्या करे। तो अब क्या होगा कि कंपनी को लिक्विडेट कराना। अब इसका एक प्रोसेस होता है पूरा, एडवांस लेवल पे, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या होता है कि कंपनी कोर्ट में अप्लाई करेगी कि भाई मुझे लिक्विडेट कर दो, मेरा खत्म कर दो, मेरा जो ना एक स्टेटस है एक पर्सन का
उसको खत्म कर दिया जाए। तो कंपनी उसको क्या करेगी कि भाई अपने तुम्हारे कर्जे कितने देने हैं, वो कहेगा भाई 8 लाख देना है। कंपनी कहेगी चलो भाई जल्दी से अपने एसेट दिखाओ, तुम्हारे पास क्या कुछ है। कंपनी दिखाती है कि भाई मेरे पास 2 लाख की बिल्डिंग पड़ी है, 1 लाख का मेरे पास शेयर कैपिटल पड़ा है, जो कि मेरे 2 शेयर होल्डर थे, उन्होंने 50-50 हजार रुपये रखा हुआ है। कोर्ट क्या करेगी कि उसका तमाम बेचेगी, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है 2 लाख का वो बेचेगी, लाख रुपए शेयर कैपिटल का उठाएगी, 3 लाख प्रायोरिटी के हिसाब से, वो भी लॉ में डिफाइंड होता है किस प्रायोरिटी में मिलते हैं, जो शेयर होल्डर होंगे उनको डिवाइड कर देगी। अब 7-8 लाख का कर्जा था, 3 लाख तो डिवाइड हो गया, 5 लाख के कर्जे के लिए कौन लायबल है? तो भैया 5 लाख डूब गया, इसके लिए ऑनर्स को नहीं पकड़ा जा सकता। लिहाजा अभी आपने केस सुने होंगे, बीच में साफ पानी कंपनी केस चल रहा था, या इस तरह कर्जे माफ कराने वाले, इसके में मियां मंशा का नाम आता है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आता है कि भाई जरदारी का नाम आया, ओमनी ग्रुप का नाम आता है कि इन्होंने कर्जे माफ कराए हुए, अरबों के कर्जे माफ कराए हुए हैं, या ये है कि कर्जा खा गए हैं। तो क्या होता है कि ये अपने आप को ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, या तो हम कंपनी बंद करके तुम अपना जितना हिस्सा बनता है ले लो, या ये है कि हमें थोड़ा सा और कर्जा दे दो ताकि हम चलते रहें। तो होता क्या है कि एक कंपनी बनाई जाती है, इसमें फ्रॉड का तरीका मैं आपको समझ, होता क्या है कि एक कंपनी बनाई जाती है, कंपनी बना के कर्जा ले लिया, ठीक है, 5 लाख का कर्जा ले लिया, 5 लाख करते 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 साल में 5 लाख खा गए। साल के एंड पे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, कहा कि हमारे पास तो भाई लाख रुपए के एसेट सारे हैं, बैंक को जाके देते हैं कि भाई हमारे पास लाख रुपए के एसेट है, हम तो डिसॉल्व इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो हम तो जा रहे हैं लिक्विडेशन में, और हमारा कर्जा जो है हम आपका कर्जा नहीं दे सकते। बैंक कहता है नहीं यार ये तो मसला खराब है, मतलब कर्जा मेरा डूब जाएगा, कोई और इसके ऑप्शन बताएं मुझे। वो कहते हैं कि इसका ऑप्शन ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, आप एक काम करें मुझे 5 लाख और दे दे, मैं इसमें ऐड करके ना नए बिजनेस में डाल के वहां से पैसे निकाल के आप दे दूंगा। बैंक कहता है भाई मरता क्या ना करता, वहां से वैसे भी पैसे डूब रहे थे, चलो ये चल पड़ेगा तो मेरी पुरानी रकम भी वापस आ जाएगी। तो लिहाजा वो क्या करता है कि 5 लाख मजीद दे देता है। इस तरह करते करते अरबों के कर्जे हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करना कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी, कंपनी बंद कर देनी, और बेचारे कर्जों वाले बैंक जो होते हैं वो डूब जाते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में यही होता है कि बैंक डूब जाता है, ऑनर को जाके नहीं पकड़ा जाता, जिस तरह हमारे मोहतरम जोरदारी साहब हैं पीपल पार्टी के, तो उन्होंने भी ये काफी कुछ किया हुआ है इस तरह का। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने किया, हर पार्टी के लोगों ने किया हुआ है, सियासी प्रोस्पेक्टिव में नहीं लेना, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ। परपेचुअल सक्सेशन हमने देखा कि एक नॉर्मल बिजनेस होता है, बंदा जैसे ही फुड़कता है या मरता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है लॉ की नजर में। लेकिन कंपनी के केस में बंदा कोई शेयर होल्डर मर मुर जाता है, या शेयर ट्रांसफर कर देता है, या सेल कर देता है, या परचेज करता है, कुछ भी होता है, कंपनी के स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ना। फिर हमने कंपनी देखा था कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर होगी, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1987 जो कंपनी लॉ था उसमें रजिस्टर होगी, तो वो कंपनी कहलाई जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट हमने देखा कि कंपनी की एक कंपनी छोटी टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म है। इसमें कौन सी कंपनी? इसमें वो सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के अंदर कंपनियां मौजूद हैं, कोई ऐसी बाहर की कंपनी जो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, या कोई ऐसी बॉडी जिसको किसी लॉ ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। एक्सेप्शन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें नहीं आएंगी, और या जिसको फेडरल मिनिस्टर जिस बॉडी को कह दे कि ये आज के बाद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो इसमें नहीं आएगी। टाइप ऑफ कंपनीज हमने पढ़ा था स्टेटस की बेस में, 2 टाइप की थी, प्राइवेट थी और पब्लिक थी। प्राइवेट में हमने देखा कि उसकी फिर फर्दर 2 टाइप थी, एसएमसी और अदर। प्राइवेट कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्या कि अपने मेंबर को कौन सी कंपनी जो अपने आर्टिकल से, वर्ड पे गौर करना कि आपने आर्टिकल आंसर में लाजमी लिखना है। एक कंपनी विच बाई इट्स आर्टिकल, अगर आर्टिकल नहीं लिखते सिंपल लिख देते हैं एक कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द मेंबर टू मैक्स 15, नहीं, आर्टिकल के थ्रू होना चाहिए, लीगल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट द नंबर टू मैक्स 50, उसके बाद ट्रांसफर शेयर करती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और उसके बाद क्या है कि जनरल पब्लिक की को ऑफर नहीं करती कि आप मेरे शेयर खरीदो, और अपने नाम के आखिर में प्राइवेट का वर्ड लगा देती है। एसएमसी कौन सी होती है? तमाम वो प्राइवेट कंपनियां जो एक बंदा बनाता है, जिसका एक मेंबर होता है। मेंबर किसको कहते हैं? शेयर होल्डर को। आगे चल के हम इसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे कि मेंबर कौन कौन होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना रखें कि ये मेंबर जो होता है शेयर होल्डर होता है, जिसका एक शेयर होल्डर या मेंबर होगा वो प्राइवेट कंपनी एसएमसी होगी। पब्लिक कंपनी कौन सा था? हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के अलावा तमाम दूसरी कंपनियां पब्लिक कंपनी होंगी। पब्लिक कंपनी में 2 टाइप थी, हमने कहा था एक लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है कि भाई जिस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर सेल हो उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाता है, और जिस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर सेल ना हो रहे हो उसको अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 6B समर 18 का। तो देखते हैं कि क्या है भैया जी। ये है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखना, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड, पहली लाइन आप देखें कि ये उसने कहाँ से उठाई है। अब थोड़ा सा ना आंसर ड्राफ्ट करने का तरीका सीखें। ये लाइन कहाँ से निकाली है?
बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, उसने दो वर्ड यूज किए। हमने अभी तक क्या पढ़ा पीछे, हम यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज कर रहे थे बॉडी कॉर्पोरेट का, लेकिन क्वेश्चन में उसने बताया है कि बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये देखो बॉडी कॉर्पोरेट का हम वर्ड यूज कर रहे थे, जबकि उसने क्वेश्चन में जब बात की तो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडी कॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में से एक या दो लाइनें निकाल के इसके अंदर एज इट इज फिट कर देनी है। फिर आपने पॉइंट्स की फॉर्म में जिस तरह लिखा था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, पूरी पूरी चीज। अगर यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे कंपनीज एक्ट 2017 कंपनी लॉ नहीं लिखते तो आपकी ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। वजह कंपनी लॉ वाली भी तो आती है। लॉ की वर्डिंग पत्थर की लकीर होती है, उसमें शेल विल से भी मायने चेंज हो जाता है। आप कभी क्या कहते हैं ये देखे ना अदालत एक ड्रामा आता है, इंडियन था, काफी जमाने पहले मैंने देखा था, या हमारी कोर्ट्स की हेयरिंग्स या प्रोसीडिंग्स देखें तो एक एक वर्ड को पकड़ के उसके ऊपर जरा कर रहे होते हैं कि यहाँ पे शेल नहीं लिखा, यहाँ विल लिखा है, यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, ये लिखे। जिस तरह वो रोको मत जाने दो, ये अब बात हुई थी जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने उतरने नहीं दिया था एयरपोर्ट पे, तो एक सेंटेंस था रोको मत जाने दो। अब उसको मैनिपुलेट किया गया कि भाई नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि रोको मत जाने दो, वो कह रहा था रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। तो इस तरह का ना बहुत फर्क होता है इसमें। अगला क्या, बाकी सारे सारे पॉइंट उस तरह के। और उसके बाद देखें डिक्लेयर बॉडी कॉर्पोरेशन रेलेवेंट स्टैट्यूट बट डज नॉट इंक्लूड, एक्सेप्शन भी आपने साथ देनी है। हालांकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप इसकी एक्सेप्शन जो है वो प्रोड्यूस करें। और ये मार्क्स भी इसके दो हैं। जब इसके दो मार्क्स हैं तो हम तो सिंपल ये कहेंगे कि भाई 3 पॉइंट लिखे और जान छुड़े, 2 नंबर तो इसमें आ जाएंगे। नहीं, आपने इसकी एक्सेप्शन भी लिखनी है, पूरा सेक्शन आपने लिखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर व्हिच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। क्वेश्चन देखें और उसके बाद देखें जरा, फॉलोइंग आर द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। कुछ आप देख रहे हैं, समझ आ रही है? समझ आ रही है कि एग्जाम में आप क्या मिस्टेक कर गए होते हैं? On the basis of which company may be incorporated as a private company, which a private company is incorporated। इसी सेंटेंस को उसने रिफ्रेश किया यहाँ पर। यहाँ पे लिख भी सकता था फॉलोइंग और द कंडीशन विच अ कंपनी कैन फुलफिल टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। तो कुछ भी इस तरह की वर्डिंग आप लिख सकते थे कि नहीं, आप जरा उसकी सजेस्टेड अप्रोच चेक करो कि उसने उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है। ठीक हो गया? ओके, अगर हम ऊपर चले जरा अपने देखें प्राइवेट कंपनी में हमने क्या देखा था, इधर क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स टू मैक्स 50। ठीक है, लेकिन आंसर में देखा जाए तो यहाँ पे पहले एक चीज लिखी है कि भैया ये कंपनीज एक्ट के अंदर है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हम जब केस स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हम 3-3 या 4-4 स्टेप्स में उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आंसर को। लेकिन जब हमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उठा के ना, वो जिस तरह ना मुंह पे एक चपेट मारने वाली बात है, 3 पॉइंट डाल देते हैं पेपर के ऊपर, लो भाई जाओ अयाशी करो, हमें आता है, जो करना है कर लो। ऐसा नहीं होता, आपका हर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होता है कि आपने शुरू से पहले आपने क्वेश्चन के साथ आपने रिलेट करना है आंसर को। आप यहाँ पे देखें कि उसने ये स्टेटमेंट उठाई है यहाँ से, फिर उसके बाद उसने प्रोविजन बताई है कि भाई किससे रिलेटेड, कहाँ पर उसने कहा भाई कंपनीज एक्ट के अंदर है। फिर उसने प्रोड्यूस किया कि रिस्ट्रिक्शन इन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिटेशन ऑफ नंबर्स टू 50, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज हु आर द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ये मतलब एक एडिशनल लाइन है। तो ये एक मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 50 मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स से मुराद ही शेयर होल्डर होता है, तो लिहाजा एम्प्लॉइज या ज्वाइंट शेयर होल्डर वगैरह जो होते हैं वो इसके में ऐड नहीं होते 50 में। एम्प्लॉइज इसके सैकड़ों में भी हो सकते हैं। और प्रोहिबिशन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइबर फॉर एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो कुछ समझ आया? कोई चीज इंप्रूव हुई है? बताएं जरा मुदस्सिर। समझ सर आया? आपकी आवाज नहीं सही आ रही। कितनी देर से नहीं आ रही सी? मुदस्सिर मुझे भी क्लियरली आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। अब वो यस यस। अच्छा, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो मतलब ये क्वेश्चन समझ आया है आपको? नो सर, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। ये क्वेश्चन 2 जो मैंने बाकी कराया सही। आपको। नो सर, ये नहीं आया, पहले वाला आ गया था। चले मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बेटा जी पहले तो एक बात ध्यान में रखें, मैंने आपको कहा है कि अगर डिस्ट्रप्शन 10 या 15 सेकंड से ऊपर की हो जाए तो आप व्हाट्सएप पे फौरन मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कहीं पे कोई मसला आता है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, आप ले सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब समझा रहा था क्वेश्चन 2।
इसमें मेन चीज ये नहीं थी कि क्वेश्चन क्या है या इसके अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं या वो पूछ रहा है, चीज ये थी कि क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है। आप जरा ये देखें कि स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच अ कंपनी अंडर विच अ प्राइवेट कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप उसकी ये पहली लाइन देखें तो ये असल चीज है जो इम्पैक्ट डाल रही है आपके पूरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमने क्वेश्चन के अंदर से वर्डिंग लेनी होती है। मैंने बताया कि हम केस स्टडी में क्या करते हैं, 2-3 उसके स्टेप बनाते हैं, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में, तो हम सिंपल से जाके ना प्रोविजन प्रोड्यूस करते हैं, 2-3 पॉइंट मारते हैं मुंह पे, भाई जाओ खुश रखे अल्लाह ताला आपको, हमसे इससे ज्यादा तौफीक नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट ही बुरा जाता है। तो आप जरा इस देखो कि इस स्टेटमेंट को उसने कैसे मॉडिफाई किया है क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले उसने क्वेश्चन को रिलेट किया, क्वेश्चन की वर्डिंग ली है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वर्ड देखो यहाँ से उठाया है। सेम इस तरह वो कहते हैं कंपनी on the basis of which a company may be incorporated as a private company under which a private company is incorporated। देखिए आप उसने इसको रिफ्रेश करके वही चीज ली है। फिर आप कहते हैं कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में प्रोविजन का रेफरेंस नहीं देना, तो ये उसने एज इट इज एक्ट का रेफरेंस दिया है। हमने अभी पीछे नहीं पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी हमसे पूछे कौन है, हम कहेंगे जिसके 50 से नीचे मेंबर हो, जो राइट ट्रांसफर को रोक दे या इस तरह कर दे उस तरह कर दे, तो हम 3 लाइन प्रोड्यूस कर देंगे। नहीं, उसने बताया कंपनीज एक्ट 2017 में होता है। फिर उसके बाद ये है कि उसने 3 पॉइंट उसके प्रोड्यूस करके एक आंसर प्रोड्यूस किया। हालांकि ये 3 नंबर का है, हम क्या चाहते हैं कि भाई 3 नंबर में तो 3 पॉइंट बनते हैं, हम तो अपनी वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं इसके ऊपर कि भाई 3 नंबर हैं तो 3 पॉइंट लिखो तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन का कोई सर पैर भी होना चाहिए आंसर का। तो समझ आ गई आपको? कल क्वेश्चन हो रहा था कि लड़के फेल क्यों होते हैं, तो इस तरीके से आंसर कितने लोग डिजाइन कर पाते हैं, आप जरा खुद ही इस चीज को देख लें। समझ आ गई? आगे चलें अब। यस सर। ठीक है, मतलब सर आगे चलते हैं। आप बाकी भी सारे तकरीबन रेडी हैं, किसी का क्वेश्चन है तो अभी से पूछ सकता है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं आगे मजीद कि भैया कंपनी की लाइबिलिटी के हिसाब से कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, हमारे मतलब एक लाइबिलिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था कि भैया जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस हद तक लाइबल होते हैं, उसके बाद लाइबल नहीं होते। ठीक हो गया। आज हम देखते हैं कि लाइबिलिटी की बेस पे कंपनी कितनी टाइप होता है। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, हमने देखा अभी तक हमने जो बात की कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में उनका शेयर होता है, और जब कंपनी कोई लॉस करती है या डिफॉल्ट करती है तो उनका सिर्फ जो शेयर होता है उतना ही वो लूज होता है, उस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे ज्यादा जो है उनसे पूछ-गुछ नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, बाजुकात ये होता है कि भैया लिमिटेड बाय शेयर तो ठीक है, एक चीज है कंपनी बिजनेस करने जा रही है, लोग इकट्ठे होते हैं और वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसका पर्पज है जनाब जी उसने प्रॉफिट कमाना है और देना है, लोगों को भी उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है कि प्रॉफिट के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लिमिटेड गारंटी के केस में क्या होता है? होता ही है कि भाई एक बंदा उठता है, 3-4 लोग इकट्ठे करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाई हम एक एनजीओ बनाते हैं, हम एक एनजीओ बनाते हैं, अपने इलाके का फलाही काम करते हैं, हम इसमें कोई लोगों की खिदमत करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी करते हैं, तो फिर हम क्या करें इसका? तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई इसको ना हम 2-2 लाख इकट्ठा कर लेते हैं, 10 लाख बना लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब खिदमत सिर्फ हम 5 लोगों ने ही करनी है, तो हम 5 लोगों ने तो ठेका नहीं लिया हुआ, पूरी सोसाइटी है, तो हम एक काम करते हैं कि पूरी सोसाइटी के लोग ले लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पूरी सोसाइटी से चंदा ले लेंगे, इंट्रीब्यूशन ले लेंगे, कंपनी में उनको शेयर नहीं देंगे, क्यों? वो हमारी मैनेजमेंट का पार्ट ना बन जाए, सारे ज्यादा लोग तो ज्यादा मसला होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बंदा कहते देखो भाई खुदाई खिदमतगारी वाला काम है, मैं अपनी स्किल्स तो दे सकता हूँ, काम तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे का नुकसान नहीं बर्दाश्त करता। तो वो बंदे कहते हैं कि चलो यार ठीक है, इस तरह करते हैं कि हम गारंटी कर लेते हैं कि इन केस के अगर कोई लॉस हो गया, कल को कंपनी ने लॉस कर दिया या कंपनी को नुकसान हो जाता है, ये कर्जा नहीं देता, तो एक खास अमाउंट हम गारंटी कर देते हैं कि भाई इस हद तक हम पे कर देंगे कर्जदारों को, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह का काम करते हुए जब उन्होंने एक कंपनी बनाई, और कंपनी बनाते वक्त उन्होंने बीच में पैसा नहीं डाला, जैसे कि लाख लाख की डिमांड थी, उन्होंने 50-50 हजार डाल दिया और 50 हजार की उन्होंने गारंटी कर दी कि भैया 50 हजार। तो उन्होंने गारंटी कर दी कि इन केस की अगर कंपनी बंद होती है, लेकिन हमें फुल एतमाद है, हम अच्छे लोग हैं, हम फुल लोगों की खिदमत करेंगे, हमारी सोसाइटी भी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी, हमें कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन केस के फिर भी अगर हमें कर्जा लेना पड़ता है तो फिर हम ये करेंगे कि भाई हम इतनी गारंटी कर देते हैं कि हम 5 बंदे, हम लाख लाख रुपए के लिए ना जब कंपनी बंद हो जाएगी तो हम लाइबल होंगे कि अगर कंपनी कर्जा होता है तो हम लाख रुपए की हद तक हर बंदा देने के लिए लाइबल होगा। तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। पहले में क्या था, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर होल्डर ने शेयर परचेज करके अपने पैसे दे दिए,
उसकी जान छूट गई, खत्म हो गया, वो साइड पे हो गया, अब उसका कुछ नहीं है, उसको किसी ने नहीं पकड़ना। प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। गारंटी के केस में क्या हुआ है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, सिंपल गारंटी की है। कल को कंपनी बंद होती है, लॉस होता है, तो इन्होंने जितनी गारंटी की होगी उतने पैसों के लिए ये लायबल होंगे, इनकी जान नहीं छूटी, लेकिन फिर भी इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी जितनी अमाउंट ये गारंटी कर रहे होंगे। अगर इन्होंने 1 लाख की अमाउंट तक गारंटी की है तो 1 लाख तक लाइबल, इनकी जान नहीं छूटेगी। अगला केस आता है अनलिमिटेड कंपनी का। तो इसमें शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है कि भैया जो बिजनेस का लॉस सारे का सारा बंदे का लॉस होता है, तो वो सेम एंटिटी कंसीडर की जाती है। इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी कोई गोल्ड एक्सट्रैक्शन कंपनीज होती हैं। अब एक कंपनी है, उसने बलूचिस्तान से सोना निकालना, अब तो वहां पे ट्रिलियंस का सोना पड़ा है, तो कितना शेयर होल्डर शेयर डालेंगे? वो करें कि भाई 2 लाख का शेयर खड़ा कर दें शेयर कैपिटल से कंपनी, और ट्रिलियन का गोल्ड निकाल के भाग जाए, तो क्या कर लोगे आप? हैं? तो इस सूरत में क्या होता है कि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जहां पे जो रिसोर्सेज या बेनिफिट होते हैं उनको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और जनरल पब्लिक के रिसोर्सेज होते हैं, तो वहां पे जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखी जाती है कि कल को कोई नुकसान हुआ तो पूरे का पूरा शेयर होल्डर ही पे करेंगे। ठीक हो गया? तो ये 3 टाइप की कंपनियां होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। एक मिनट दीजिए। ओके, अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं इसको, लिमिटेड बाय शेयर। एक लाइन है सिंपल। लिमिटेड बाय शेयर क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर्स लिमिट्स टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दे ऑन। जनरल सी बात है कि जितने उनके पास शेयर होंगे उनकी जितनी फेस वैल्यू होगी, अगर किसी के पास क्या कहते हैं 1 लाख रुपए की शेयर है तो उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए तक होगी, उससे ज्यादा उनको नहीं पकड़ा जाएगा। लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होती है? वो कहते हैं मेंबर्स लाइबिलिटी टू द कंपनी इज लिमिटेड टू एन अमाउंट that the members guarantees to contribute in the event that the companies go into liquidation for a company not having share capital। वो कह रहा है कि भाई अनलिमिटेड कंपनी वो वाली होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिट कर दी जाती है जितना वो गारंटी करते हैं कि अगर इन केस कंपनी लिक्विडेट हो गई तो हम पे करेंगे। ठीक हो गया? समझ आई? क्लियर है ना? तो क्या हुआ कि गारंटी के केस में क्या कहा, जितनी लाइबिलिटी उनकी गारंटी की होगी उस हद तक उनकी लाइबिलिटी होगी। फॉर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल दिस शैल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ही सब्सक्राइब टू द कंपनी। तो गारंटी कंपनी जो होती है वो हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है। मैंने 2 एग्जांपल दी थी। मैंने कहा कि या तो वो 1-1 लाख रुपया गारंटी कर लेते हैं, या ये करते हैं कि 50,000 के शेयर ले लेते हैं, 50,000 गारंटी कर लेते हैं, तो वो 50,000 के शेयर भी लायबल होंगे और 50,000 जो गारंटी क्या होगा तब तक भी लायबल होंगे। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसमें क्या कहते हैं उनकी लाइबिलिटी की मेंबर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिट नहीं होती। तो हमने 3 कंपनियों की टाइप देखी, किस बेस पे? लाइबिलिटी के बेस पे। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर कौन सा है कि लाइबिलिटी जो मेंबर्स की होती है वो होती है रिस्ट्रिक्ट टू फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है? लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होती है? उनकी अमाउंट की जो लाइबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है इन केस ऑफ कंपनी के उसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो जितनी अमाउंट वो गारंटी करेंगे। और कब वो लायबल होंगे? जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। इन केस के अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है, तो फिर वो लिक्विडेशन के वक्त जितना उनका शेयर कैपिटल होगा और जितनी उन्होंने अमाउंट गारंटी की होगी, दोनों जितना बराबर मिला के 50,000 का शेयर कैपिटल है, 50,000 की लाइबिलिटी गारंटी है, तो इसको मिला के 1 लाख का जो होगा उसका उस वक्त उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अनलिमिटेड कंपनी, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती उसमें। ठीक हो गया? तो इसमें कहीं पे कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का क्वेश्चन? मुदस्सिर, सफीर, मरवा? चलें आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट आता है होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में इसको टेस्ट कर लिया जाता है कि भैया होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ये सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। ठीक हो गया? तो इसको जनरल से हम समझ लेते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। इसमें 1-2 ट्रिकी पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखना है। होल्डिंग कंपनी का पहले देखते हैं। एक कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। सबसे पहला ट्रिकी पॉइंट ये है कि हम सिर्फ कंपनी लिखते हैं, एक कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक हो गया? उसके बाद
विच होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब एक कंपनी या तो खुद उसके पास शेयर हो या वो अपने किसी एजेंट के थ्रू शेयर ले ले, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी। अब यहाँ पे शेयर का वर्ड यूज क्यों नहीं हुआ, वोटिंग सिक्योरिटीज क्यों हुई है। शेयर कई टाइप के होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके साथ वोटिंग राइट अटैच ही नहीं होते, जिस तरह हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं उनके साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते। लिहाजा वर्ड यूज हुआ है वोटिंग सिक्योरिटी का, और अगला वर्ड यूज हुआ है मोर देन 50%। आपने ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। एक कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड्स, पहला वर्ड क्या है, दो वर्ड है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा है मोर देन 50%, इक्वल टू या लेस देन 50% नहीं, या 50% भी नहीं, मोर देन 50%। अगर 50% होंगे तो वो होल्डिंग नहीं बनेगी। ऑफ अ वोटिंग सिक्योरिटीज, शेयर नहीं लिखना आपने, वोटिंग सिक्योरिटीज लिखना है। शेयर कई टाइप के होते हैं और उनमें कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके साथ वोटिंग राइट अटैच नहीं होते। ऑफ अदर कंपनी, कि किसी भी दूसरी कंपनी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज उसके पास हों तो वो क्या कहते हैं, एक होल्डिंग कंपनी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो ये हो या ये हो, इन दोनों में से कोई पॉइंट और है, एंड नहीं है, ये भी ध्यान में रखें, ठीक हो गया। और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द अदर कंपनी। अब वोटिंग सिक्योरिटीज और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, इसमें क्या फर्क आ गया, मतलब अब देखे ना कि कोई इसमें एक्सप्लेन कर सकता है। कोई अलग बंदा, थोड़ा सा जनरल आइडिया। चले मैं ही कर देता हूँ, कोई हिम्मत नहीं बांध रहा। अच्छा, तो वो कहते हैं कि भैया या तो उसके मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज हो, या उसके बोर्ड की कंपोजिशन जो है उसके पास हो। अब देखो कंपनी कुछ, जिस तरह के मैंने अभी एग्जांपल दी कि कुछ कंपनियां जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, जब उनका शेयर कैपिटल नहीं है तो उनके पास फिर वोट ही नहीं है, तो फिर कैसे वो मतलब वो करेंगे। तो फिर ये देखा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है उस कंपनी में। इन केस की अगर हम एक बात देखते हैं कि कुछ जो होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, वो अपने डायरेक्टर अपॉइंट कराती हैं वहां पे कि भाई हमारे डायरेक्टर होंगे, जिस तरह के कह सकते हैं क्रेडिटर, बैंक, ये वो इस तरह की चीजें करके। तो दो चीजें हैं, या तो ये है कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो जो उसके बोर्ड की कंपोजिशन है वो कंट्रोल कर रहा हो। कंट्रोल से क्या मुराद है, 50% से ज्यादा उसके बोर्ड के डायरेक्टर उसके हों, ठीक हो गया। तो होल्डिंग कंपनी कंसेप्ट ये है। सब्सिडरी कंपनी में देखते हैं कि इसमें भी दो तीन बातें, वही कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ये भी कंपनी भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट की भी हमने डेफिनेशन देखी कि भैया ये एक ब्रॉडर टर्म है, कंपनी इसके अंदर एक हिस्सा आता है। हुज मोर देन, जिसके मोर देन 50%, वर्ड यूज रखना है हुज, और मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय अदर कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सब्सिडरी कंपनी वो होगी, नीचे वाली कंपनी वो होगी जिसकी 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज किसी दूसरी कंपनी के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, या ये है कि उसकी बोर्ड जो है, उसका बोर्ड जो है, बोर्ड किसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कलेक्टिवली बोर्ड कहा जाता है। तो उसके बोर्ड की कंपोजिशन जो है कोई और कंपनी जो है कंट्रोल कर रही हो, तो वो कंपनी क्या कहते हैं, सब्सिडरी कहलाएगी। जो कंट्रोल कर रही होगी वो होल्डिंग कहलाएगी, ठीक हो गया। एक जनरल से थोड़ा सा कंसेप्ट था ले लिया, आगे चलते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक छोटा सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक बात कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन 5-6 मिनट में ना, ये इसका 40 मिनट का सेशन होता है जूम का, तो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर मैं न्यू लिंक दूंगा तो उसको फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा आप, अगर इंशाल्लाह ये एक्सपायर हुआ तो। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, हम ये दो देख लेते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी। नॉर्मली ये होता है कि क्या कहते हैं, जो एनजीओज होती हैं, सेक्शन 42 की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, और इनको क्या कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रिविलेजेस होते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक चीज होती है कि सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गारंटी लिमिटेड ही कंपनियां ज्यादा एनजीओ क्यों होती है। तो मैंने पहले उसकी एग्जांपल बता दी है। एनजीओ इसलिए वो ज्यादा होती हैं कि वो कॉमन कंट्रीब्यूशन के ऊपर चल रही होती हैं। अब आ रही है क्लियर, वॉइस क्लियर है? आप मुदस्सिर, मुदस्सिर वॉइस आ रही है क्लियर? हेलो,
मुदस्सिर, किसी और को मेरी वॉइस आ रही हो तो जरा वो बताए पहले, अनम्यूट करके थोड़ा सा। सफीर, आपको किसी को? यस सर, आ रही है अब, थोड़ी सी क्लियर है, लेकिन पहले काफी खराब थी पिछले अच्छा, कुछ मिनट। ना थोड़ा सा एक इस तरह का ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा आज के दिन भी। मैं अभी जाके इसका ना 3G वो का ऑर्डर दे के आया हूँ, लेकिन वो नहीं हो रही अच्छा, थी, यहाँ जोंग नहीं चल रही, तो ये मुझे तकरीबन 4 बजे तक मिल जाएगी। कल से इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया? चल, ठीक है, ठीक। अभी थोड़ा सा ये है कि इसके बाद ये रिकॉर्डिंग आप लाजमी देख लीजिएगा, मैं इसको आपको कर रहा हूँ। हाँ जी जी। ठीक हो गया ना? चले आगे चलते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनजीओ हम देख रहे थे, और हमने देखा कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है ये, और गारंटी लिमिटेड होती है, और ये पब्लिक कंपनी होती है, ये भी ध्यान में रखें। सेक्शन 42 की कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, और ये लिमिटेड बाय गारंटी होती है मेजॉरिटी। उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी, ये कॉमन कंट्रीब्यूशन पे चलती हैं इसलिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या एनजीओ जिसको कहते हैं, सेक्शन 42 इसको डील करता है। कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंपनी को एनजीओ कहा जाएगा? ऐसी कंपनी जो फॉलोइंग कंडीशन को मीट करेगी। जो फॉलोइंग कंडीशन को मीट करेगी उसको सिर्फ हम एनजीओ कहेंगे। पहला क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव कौन से होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा, किस काम के लिए? सेटअप फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि भैया एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से किसी चीज की प्रमोशन के लिए, कॉमर्स के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी खुदाई खिदमतगारी का काम है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आर्ट, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, साइंस, चाइल्ड लेबर, रिसर्च, चैरिटी, रिलीजन, ये एक पूरी लिस्ट है, इसको रटा मार लो। ठीक है, रट्टा मार लो किसी भी, आखिर में जहाँ पे वो भाई साहब आके थक गया और उसने कह दिया एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, भाई 4-5 तुम दे के तो आखिर में कह देते, लेकिन नहीं, उस भाई साहब ने काफी हिम्मत की है, 10-12 पॉइंट उसने प्रोड्यूस किया और उसके बाद कहता है कि भाई एनी अदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, शल अप्लाई इट्स प्रॉफिट और इनकम ऑल इन प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या हुआ? दूसरा, पहला क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, पर्पस ये होना चाहिए। कौन सा? कि एक पूरी लिस्ट है, इसका ये वाला काम करेगी, इसके अलावा काम नहीं करेगी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उसका ये होगा। उसके बाद क्या होगा कि भाई जो उसको प्रॉफिट होंगे ना वो अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएगी। जो शेयर होल्डर होंगे उसको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली हमने देखा प्रॉफिट कंपनीज में क्या होता है कि एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनजीओ पे ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि भैया तुम तो कट्टे ही खुदाई खिदमतगारी के लिए हुए थे, तो तुम्हें किस चीज की तनख्वाह दी जाए? तुम तो अल्लाह वास्ते काम करो सारा। तो लिहाजा प्रॉफिट जो उसको होगा, अब एनजीओ का प्रॉफिट कहाँ से होगा? मतलब हम बात करें कि एक एनजीओ है एक इलाके में, क्या कहते हैं, एक क्लब होता है, जिस तरह एक क्लब है और वो एक एनपीओ के स्टेटस पे काम कर रहा है, लोग आते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। जिस तरह क्या कहते हैं एक पार्क होता है, तो वो उससे उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती रहती है, और ये है कि कुछ लोगों को उस पर कम प्राइस पे डिस्काउंट पे भी इजाजत मिल जाती है। तो लिहाजा प्रॉफिट एनपीओ के पास कहाँ से? एनपीओ तो बिजनेस भी कोई नहीं कर रही, तो कोई समझाएगा इसको? चले, सर डोनेशंस वगैरह तो मिलती होंगी ना? ना वो प्रॉफिट नहीं है। सर कोई बिजनेस भी तो कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा होता है। अब मैं आपको एक ना इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो इंटरनेशनल रग्बी है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रग्बी है, वो हमारा क्लाइंट है एक्चुअली। मतलब था किसी माने में उसको मैंने डील किया हुआ है, ऑर्डर वगैरह। तो हालांकि वो एक एनपीओ है, सेक्शन 42 की कंपनी है, उसका नाम है द पाकिस्तान रग्बी यूनियन, कहीं पे उसके नाम के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, कोई भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि उसका काम है कि वो डोनेशन लेती है, उसको फंडिंग आती है मुख्तलिफ जगह से, ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, इंटरनेशनल रग्बी यूनियन भी उसको देती है, वर्ल्ड रग्बी यूनियन भी देती है, एशियन रग्बी यूनियन भी उसको डोनेशन देती है। लेकिन उसकी अपनी किट्स सेल होती हैं, वो अपनी किट्स बनाती है, वो अपनी बॉल्स बनाती है, वो अपनी फुटबॉल बनाती है, वो जो लंबूतरी सी बॉल होती है रग्बी वालों की, वो वाली वो बनाती है, और वो उसको सेल करती है। अब उस सेल से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आएगा, ऐसा होता है। इस तरह अगर कोई क्लब है उसके अंदर कैफे है, कैफे की सेल हो रही है, उसका भी तो प्रॉफिट आता है। तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा होगा, मेजर सोर्स ऑफ इनकम इसका प्रॉफिट नहीं होता एनपीओ का, वो डोनेशन या फंडिंग होती है। लेकिन कुछ ना कुछ सोर्स जो होता है उसका प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक चीज। दूसरी बात यह है कि जब साल के एंड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, तो उसमें डोनेशन और इन चीज सारों को मिला के एंड पे सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। वो सरप्लस होता है, वो प्रॉफिट नहीं होता। हम बाजुकात जब इन R2 में आप जाएंगे, बनाएंगे इसका पैटर्न वगैरह, तो वहाँ प्रॉफिट का नाम दे रहे होते हैं, प्रॉफिट नहीं होता, वो उसका सरप्लस होता है। तो लिहाजा सरप्लस नहीं डिवाइड होता, प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस एक्टिविटी के दौरान, उसने वो डिवाइड नहीं करना। शेल नो पे एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर,
अपने सरप्लस में से डिविडेंड। अब डिविडेंड कहाँ से पे होता है? वो सरप्लस से होता है, आप सबको पता है। रिटेन अर्निंग में से होता है, रिटेन अर्निंग में कहाँ से आ रहा होता है? सरप्लस पैसा जो होता है वो होता है। तो डिविडेंड भी नहीं पे करेगी, प्रॉफिट भी नहीं देगी। ऑब्जेक्ट शेल नॉट बी इलीगल एट एनी टाइम, तो किसी भी टाइम उसकी जिंदगी में उसका ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए कि वो रास्ते में कहीं पे चर्च बेचना शुरू ना कर दे कि भैया हमारे लोगों को, वो कहते हैं ना, अभी बीच में वो आई हुई थी तहकीक चल रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं चीजें यार, अजीब अजीब बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो टोबैको है इससे कोरोना का इलाज निकल आया, तो मुझे लग रहा था कि अनकरीब चर्च जो है ना वो लीगल होने वाली है, खैर वो नहीं हुई। तो इस तरह का कोई काम शुरू ना कर दे, या कोई ऐसा काम कर रही है और कहीं पे उसकी लाइफ टाइम में जाके उसको गवर्नमेंट ने इलीगल करार दे दिया है, तो भी वो जो है क्या कहते हैं खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो एनपीओ नहीं रहेगी। तो एनपीओ होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली शर्त क्या होगी एनपीओ के लिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, इन 10-12 जो क्या कहती हैं सेक्टर्स हैं इनकी प्रमोशन। दूसरा क्या हो कि वो अपना प्रॉफिट जो है इन ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, किसी मेंबर को डिविडेंड नहीं मिलेगा और किसी भी वक्त उसका ऑब्जेक्ट इलीगल